आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। कहते हैं कि किसी देश की अगर शिक्षा प्रणाली उच्च कोटि की हो तो वह देश बहुत ही तेजी के साथ विकास करता है और किसी देश के विकास पे उस राज्य की शिक्षा प्रणाली बहुत ही बड़ी अहम जो भूमिका है वो अदा करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में शिक्षा प्रणाली की। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधरी है, कितनी पटरी पर आई है, लोग कितने जागरूक हुए हैं, सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं वो कितने जागरूक हुए हैं। और इन्हीं सब विषयों पर अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच कार्यक्रम में खास मेहमान को हमने आमंत्रित किया है। हमारे बीच मौजूद हैं पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय कुमार जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। बिहार बिहार कार्यक्रम में आपने बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को भी नमस्कार कि उन्होंने मेरी बात सुनने के लिए आज टीवी पर है। जी संजय जी, आप पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। इसके पहले भी कई जिलों में आप पोस्टेड थे, लेकिन अब पटना में अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार की अगर शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो उसके बारे में जो अनुभव आपका हुआ है अब तक जरूर बताएं कि सबसे पहले ये कि उपस्थिति को लेकर जो जागरूकता आई है सरकारी स्कूलों में, कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं बच्चों में, उनके अभिभावकों में? एक्चुअल में मैं विगत 24 साल से शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। शुरू के 5 साल में एज ए शिक्षक के रूप में काम किया था। 19 साल से विभिन्न जिलों में पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैंने देखा है करीब से शिक्षा एक आवश्यकता हो गई है। रोटी कपड़ा मकान पहले की आवश्यकता थी, अब लोग शिक्षा को भी समझ रहे हैं। और जो भी गरीब हैं, अमीर हैं और पिछड़े हैं, उससे मतलब नहीं है। शिक्षा के बारे में सब सोचने लगे हैं और उपस्थिति के लिए बच्चों को भेजना शुरू किया है। और विगत साल भर 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों की संख्या सरकारी विद्यालयों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसका मतलब माँ और पिता, जो लड़के के बच्चे के माँ पिता होते हैं, वो अब जागरूक हो गए हैं शिक्षा के प्रति, तो उपस्थिति काफ़ी बढ़ी है। अभी मोर देन 70% उपस्थितियाँ हमारे विद्यालयों में रहती हैं। सर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो उनकी उपस्थिति बढ़ी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बदलते समय के साथ एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो जो ये चेंजेस हैं सर, ये कितने ज़रूरी हैं होना और इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तनशील है। आप देखेंगे कि आज जितनी भी समस्याएं हैं, तालीम हमारी कमज़ोर रहती हैं तो समस्याएं बढ़ती हैं। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, अगर तालीम कमज़ोर रहती है तो वो बढ़ती हैं। तो ये हर मनुष्य को शिक्षित होना चाहिए। मतलब समझिए कि शिक्षा से बहुत जीवन में चेंजिंग आती है। मैंने खुद महसूस किया है, मैं पहले क्या था, आज क्या हूँ और आने वाले दिनों में क्या होंगे। आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में बहुत सारी पद्धतियाँ बदली हैं, शिक्षण की पद्धतियाँ बदली हैं। पहले TLM का यूज़ कम होता था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अब यूज़ होने लगे हैं। AI का ज़माना आ गया है। अभी जितने भी कंप्यूटर्स पर बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो दुनिया को समझने के लिए, जानने के लिए आधुनिक पद्धतियों को अपनाना होगा। जैसे ICT लैब है हमारे विद्यालयों में, अब कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। तो इससे क्या हो जा रहा है कि जो पहले जो परंपरागत शिक्षाएं होती थी उससे थोड़ा भिन्न हो गया। और जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हम भी अपने को बदल पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जी संजय जी, इसके पहले आप मोतिहारी में कार्यरत थे, वहाँ पर पोस्टेड थे। वहाँ पर आपने शिक्षा में सुधार को लेकर कई बेहतरीन काम किए, उसके चर्चे भी है, ये बड़ी उपलब्धि आपकी है। तो जो चाहेंगे इस अनुभव के बारे में जरूर हमें साझा करें। एक्चुअल में मैं जब पोस्टेड एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हुआ था तो मैंने देखा कि जो बच्चे भी थोड़ा विलम्ब से आते हैं, शिक्षक भी उसी के हिसाब से विलम्ब से आते हैं। तो मॉर्निंग असेंबली जो होता है उसको मैंने समृद्ध किया। तो सेंट्रलाइज एक मटेरियल बना करके सभी विद्यालयों को प्रेषित करना शुरू किया व्हाट्सएप के माध्यम से। और इससे क्या हुआ कि वो जो सेंट्रलाइज मटेरियल होता था वो आधे घंटे का होता था। मॉर्निंग असेंबली में उसको माइक्रोफोन से बच्चों को बताया जाता था। तो माइक्रोफोन की आवाज़ें जब जाती थी आस पड़ोस में, तो जो और बच्चे लेट होने वाले थे वो जल्दी से आ जाते थे। और शिक्षक भी सभी साथ होते थे, इसलिए कि समय पर शिक्षक का भी आना शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। बच्चे ड्रेस में कम आते थे, तो मैंने कहा कि बच्चों को जो पोशाक के लिए राशि सरकार के द्वारा दी जाती है तो वो पोशाक पहन के आवे। इसकी जागरूकता है तो 90% बच्चों पोशाक मानने लगे। तो एक माहौल बन गया। माहौल जब बना मॉर्निंग तो मॉर्निंग शोज द डे, मतलब सुबह अगर सही से हो तो शाम तक प्रयास रहता है बेहतर। उसके बाद मैंने रिमेडियल टीचिंग, जो कमज़ोर बच्चे थे उनके लिए 3 बजे से 4 बजे का रिमेडियल टीचिंग स्टार्ट कराया। इससे क्या हुआ कि बच्चे 3 बजे से 4 बजे भी टिकने लगे और शिक्षक भी रहने लगे। तो एक अच्छा माहौल बना और उसकी उपलब्धि यह हुआ कि मुझे भी राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। पिछले 5 दिसंबर को मैंने भी, हमारे केंद्रीय मंत्री शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने हमें 5 दिसंबर को राष्ट्रीय सम्मान भी दिया था। बिहार के लिए ये गौरव की बात थी किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों पर काम करने का और किसी जिले में अच्छे काम करने का। ये नतीजे। जी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र हैं आपने ऐसे काम किए।
बहुत अच्छी बात अभी आपने बोली सर कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो फिर पूरा दिन है वो बहुत अच्छा जाता है। सर पढ़ाई हम सबके लिए ज़रूरी है, ये अब हम सब समझने लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करना कितना ज़रूरी है, और ये जो स्किल डेवलपमेंट है वो किस तरह से शामिल किया जाए स्कूल में, और ये बताना समझाना कितना ज़रूरी है? एक्चुअल में पाठ्यक्रम एक सीमित दायरे में होता है, एक बंद कमरे में होता है, लेकिन इससे बाहर की दुनिया भी बहुत अच्छी होती है और हमें हुनरमंद होना चाहिए। किसी को भी, आज बेरोज़गारी का आलम क्या है, सभी लोग अगर पढ़ लिख करके मैट्रिक या ग्रेजुएशन कर लेंगे, क्या सभी को रोज़गार मिल जाएगा? संभावना नहीं है। तो रोज़गार के लिए हुनरमंद होना चाहिए। तो घर से इसकी शुरुआत होती है। हम घर में बच्चों को संस्कार देते हैं, किचन में भेजते हैं, किचन में कुछ सीखता है। बहुत सारी रिएक्शंस हमारे लैब जो विद्यालय में होते हैं वो तो किचन में हो जाता है, जिससे रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उन चीज़ों की जानकारी हमारे फ्रिज और किचन से निकल के आती है। तो हुनरमंद होना ही चाहिए। झाड़ू लगाने का भी स्किल होना चाहिए। अपने घर की सफाई करने में क्या बुराई, अपने बेड की सफाई करने में क्या बुराई है। इससे क्या होता है, हाउसकीपिंग का एक आइडिया आता है। कल को अगर हमें कोई रोज़गार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें मिल ही जाएगा। तो हुनरमंद तो होना ही चाहिए, चाहे जिस, मतलब अब मैकेनिक भी होता है, आप देख रहे होंगे कि राजमिस्त्री भी एक शिक्षक होता है, जो मजदूर होता है उसके साथ काम करना, उसको ट्रेंड करते करते राजमिस्त्री बना देता है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो हर किसी को, हर बाप को, हर माँ को अपने बच्चे के प्रति इतना सचेष्ट ज़रूर होना चाहिए कि सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, कोचिंग भेज रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उनको कुछ सिखाएं ऐसा कि जीवन में कुछ अच्छा करें। और आज के समय में क्या है, जो भी पद होता है वो एक अलग चीज़ होता है, लेकिन मानव और इंसान बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, ये बुनियादी बात आपने कही। जहाँ पर आप है वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये स्किल आपको आगे भी काम देगी। संजय जी, आपने 5 साल बतौर शिक्षक के रूप में भी आपने काम किया है और उसके बाद आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तो वो अनुभव जो आपने बच्चों के साथ साझा किया, आपने पढ़ाई में जो आपने अनुभव दिया, वो अनुभव अब कितना काम आ रहा है, जरूर बताएं इसके बारे में भी। बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता से ज़्यादा शिक्षक से अटैच्ड होते हैं। उनको लगता है कि ये गुरु है, माँ बाप, तो उनका जिम्मेदारी है कि मुझे जन्म दिया है तो मुझे पालन पोषण करेगा। लेकिन शिक्षक कुछ अन्य होते हैं, उनसे उनका करीबी रिश्ता होता है और शिक्षक की बात वो माता पिता से ज़्यादा मानते हैं। इसलिए शिक्षक की जिम्मेदारी सबसे अधिक है। इस समाज में अगर सबसे जिम्मेदारी किसी की अधिक है तो शिक्षक की है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होता है। और मैं एक जीएसटी की बात करना चाहूँगा। जी से गार्जियन, एस से स्टूडेंट और टी से टीचर। तीनों वर्टेक्स पर अगर इसको डालेंगे तो जी, एस और टी, इन तीनों की जिम्मेवारी बनती है 33.33% की। बराबर की जिम्मेदारी बनती है, गार्जियन की भी जिम्मेवारी, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी। और तीनों अगर बराबर की जिम्मेदारी लेंगे तो शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होगा। और शैक्षणिक वातावरण का जब निर्माण होगा तो हमारा सामाजिक जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उसको सॉल्यूशन निकालने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मैं हमेशा से कहता हूँ, गार्जियन चाहेंगे बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को संस्कार देना उनकी जिम्मेदारी है। बच्चे को भी अपने माता पिता के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए तैयार होना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनकी छोटे छोटे वर्क्स हैं या फिर उनकी बातें हैं माननी चाहिए। टीचर्स को भी गार्जियन के साथ मीटिंग करनी चाहिए, गार्जियन को बतानी चाहिए कि बच्चे आपके किस दिशा में जा सकते हैं, उस दिशा में आप ले जाएं। और टीचर्स को भी चाहिए जो बच्चे का प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट करें, मतलब उनको बताएं कि आपका ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तीनों की जिम्मेवारी बराबर की है और बाकी के 0.01% है। आप हैं, हम हैं, बाकी अन्य लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे लोग उनको एडिशनल सपोर्ट करेंगे। मूलभूत बुनियादी समस्याएं जो हैं इन तीनों के मिल के हल किया जा सकता है। तो मैं अनुभव किया हूँ कि गार्जियन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको ले के चलेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। जिस स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है तो उसमें उस ग्रामीण अभिभावक का भी योगदान होता है, और जिस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है उसमें टीचर्स का भी योगदान होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि बच्चे का भी योगदान होता है। कोई भी स्कूल अच्छा होता है इसका मतलब है कि वहाँ तीनों अच्छे हैं तभी अच्छा है। तो मैं एक कल्पना करता हूँ, सपना देखता हूँ विद्यालयों के बारे में कि विद्यालय ऐसा हो, ऐसा श्रद्धा का केंद्र हो, बगल से गुजरें तो उनको नमन करें, और बच्चे और शिक्षक या अभिभावक उस कैंपस में घुसें तो एक सैल्यूट करें उस धरती को, उस श्रद्धा के केंद्र को जहाँ लर्न होता है। बिल्कुल, एक संस्कार और अनुशासन दोनों बच्चों में हो। बिल्कुल। सर, आप शिक्षक भी रह चुके हैं। बिल्कुल। एक शिक्षक जितनी अच्छी से एक चाइल्ड के साइकोलॉजी को समझ सकता है उतना शायद कोई और ना समझ पाए। तो पढ़ाई के अलावा एक बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एक्सरसाइज और योगा की अगर बात करें
तो ये उनके लिए कितना ज़रूरी है और ये स्कूलों में शामिल करना ये चीज़ कितना बिल्कुल। अहम मानते हैं आप? खेलकूद, शारीरिक शिक्षक भी हमारे विद्यालयों में होते हैं, नहीं भी हैं तो जो शिक्षक हैं खेलकूद तो जानकारी रखते ही हैं। जैसे कुछ खेलकूद परंपरागत, गुल्ली डंडा था, एक कुश्ती था, या फिर कबड्डी है, इस तरह के क्रिकेट है, ये खेलकूद मैदानों में होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ मानसिक रूप से जो आपने कहा वो हमारा चेस है, लूडो है, कैरम है, जो इंडोर गेम है, इनको भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इन द सेंस कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 बजे से 4 बजे का हमारा स्कूल है तो पूरे टाइम पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाए। कुछ घंटियाँ ऐसी भी हो जिसमें योगा की बात बताई जाए, जैसे सांस लेना है, छोड़ना है, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ये कोई भी आदमी आज के समय में योगा गूगल पर देख करके सीख सकता है और सीख करके बच्चों को बता सकता है कि आप करें। और बच्चे अगर सुबह में, जैसे मॉर्निंग शोज द डेज मैंने कहा, तो सुबह में शुरुआत करते हैं इससे। जैसे ड्रिल होता था पहले, हम लोग शनिवार को कराते थे, मॉर्निंग में मॉर्निंग असेंबली होता है, उसमें कुछ एक्सरसाइज अगर करें तो इससे लाभ होगा। और हमें हमारे शिक्षक कराते भी हैं, बहुत सारे शिक्षक 5 मिनट 7 मिनट का ज़्यादा का नहीं, योगा से शुरुआत कराते हैं अपने विद्यालयों में, रखते हैं जो योगा शीट होता है वो रखते हैं, बच्चों के साथ करते भी। जी, तो एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। नैतिक मूल्य का डेवलपमेंट तभी होगा जब फिजिकल वो सही होगा, मानसिक रूप से सही होगा, तभी नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है। और आज के समय मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होगा। बहुत ज़रूरी। पाठ्यक्रम में किताबें में लिखी हुई चीज़ें पढ़ लेते हैं, ज्ञान हासिल कर लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट होता है जब मॉरल वैल्यू हमारा डेवलप होता है। जी संजय जी, एजुकेशन और बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी हम जिक्र कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आए हमारे देश में तो बहुत ही बड़ा ये क्रांतिकारी कदम इसे माना गया। तो बच्चों की पढ़ाई, जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने मानसिक रूप से फ्रीडम हो पाए अपने स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करने को लेकर, ये कितना बड़ा कदम आप मानते हैं और कितना बदलाव आ रहा है एजुकेशन सिस्टम इसे लेकर? देखिए, समय समय में परिवर्तन होता है। आज से पहले 1986 में और 1991 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ संशोधन हुए थे। बहुत दिनों बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी को बनाने में काफ़ी टाइम लगे, बहुत सोच समझ के बनाया गया। और मुझे लगता है कि क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की गई, मतलब हुनरमंद होने की बात जैसे पहले आपने किया था, तो आज़ाद तो हो पाया है। मतलब अभी ग्रेजुएशन में देखिए, अगर 1 साल आपने कोर्स किया, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो हम यहीं पर सर्टिफिकेट ले लें तो वो आपको मिल जाएगा। इस तरह के परिवर्तन तो हो रहे हैं। पहले क्या होता था, 3 साल आपको कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये परिवर्तन तो है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्वतंत्र रूप से फैसले ले रहे हैं और उनकी करियर के लिए बहुत ये अच्छा भी हो सकता है। आपने अपनी जो उपलब्धियां बताई, ये बड़ी उपलब्धि है सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए, देश के लिए। शिक्षा स्तर पर कैसे सुधारो और आपने जो काम किया उसके लिए फिर से बधाई, साधु पात्र। और हम उम्मीद करते हैं आप जैसे शिक्षक और पदाधिकारी हर जिले को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना अनुभव साझा किया। दर्शकों को भी पुनः नमस्कार।